ठीक है। तो अगर हम लोग लास्ट हेडिंग तक अगर हम लोग देख लें कि कहाँ तक हुआ है, तो हमने बेसिकली क्या आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है, और उस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कौन कौन से एजम्पशन को कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमने एक छोटा सा पॉइंट दिखा था, दैट इज टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, और जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे, जिसको हम लोग दो नाम से पढ़ते थे, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको जरूर मैं आपको रिवाइज एक चीज करवा देना चाहता हूँ। हमने ये लास्ट क्लास में जाते आते देखा था कि अगर आपके पास कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपके पास मान के चलो कोई भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और अगर आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा है, ठीक है, हमने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपको ओवरलैप करते हैं, और यहाँ पे बताया था कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, और वहां पे दो तरह का बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसका की एनर्जी क्या होता है, लोअर होता है। क्या आप रिकॉल कर सकते हो कि ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस इंटरफेरेंस के थ्रू फॉर्म होते थे? शायद आप अगर रिकॉल कर पा रहे होगे तो आपको बताया था कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका की एनर्जी लोअर हो, वो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू फॉर्म होते थे। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा भी ऑर्बिटल फॉर्म होता था जिसका की एनर्जी क्या होता था, आपके ज्यादा होते थे, और ऑब्वियस है कि ऐसा जो ऑर्बिटल फॉर्म होते थे वो आपको डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते थे। और मैंने आपको एक बार जाते जाते ये भी बताया था कि आपके उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जितने कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके कंबाइंड हुए हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्या बता सकते हो, कितने और एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैप में? दो एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखो कितने आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए, दो। अगर आपके तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए रहते तो आपके, अगर तीन, सॉरी, अगर ऑब्वियस है कि चार भी ऑर्बिटल होगा, ऑड नंबर में ऑर्बिटल तो हो नहीं सकते हैं, मतलब अगर आपके पास चार अगर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो उसके इसमें चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो सिंपल सा बोल रहा हूँ कि उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, फॉर्म होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किए। ठीक है। अब मैं आपको एक दो चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही यूजफुल होगा सबके लिए। तो देखो, याद याद रखो कि इसमें से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लोअर रहता होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं इसको लिख दे रहा हूं, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, इसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? BMO के नाम से भी लिखते हैं। ठीक है। और अगर आपको एक ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म हो जिसमें जिसका की एनर्जी आपको ज्यादा होता है, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात कि आपको थोड़ा कनेक्टिविटी समझना पड़ेगा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। और जिस जिस ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है। यहां तक हमने शायद पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। तो आपको ध्यान दे देना है सिंपल सा कि कोई भी ऑर्बिटल अगर कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होता है तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। जिसकी एनर्जी कम वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यार चलो ठीक है यार, हम लोग इतने टाइम से पढ़े जा रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता कैसा है? तो अब हम लोग
थोड़ा सा एक पॉइंट पे कंसीडर करना शुरू करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम लोग किस हेडिंग के अंदर पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करवा रहा हूँ जो कि वेस्टेज हो, हर चीज मुझे यूज करना है, ठीक है। तो देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मुझे कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन पता होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मुझे शेप बताना हो, उसके बारे में कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक बताना हो, तो मुझे कुछ चीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर होता है, आपको उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या पता होना चाहिए, शेप पता होना चाहिए। दूसरा, आपको उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, नेम, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये हम लोग सीखेंगे। तीसरा चीज, आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं कुछ चीज डिस्कस कर दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट होना चाहिए, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री पता होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और लास्ट पॉइंट जो कि आप लोग थोड़ा सा नाम जरूर सुने हो, कि आपको क्या पता होना चाहिए, उसका नोडल प्लेन। तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में ये चार इंफॉर्मेशन अगर पता कर लोगे ना, तो मतलब आपने उसके बारे में हर चीज खंगाल लिया। उसके बाद आप उसके बारे में कुछ चीज बताने की आपको जरूरत नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? तो मतलब अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेंगे कि भाई की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मुझे अगर उसको एनालिसिस करना है, तो मुझे चार इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। फर्स्ट आपके कौन से हैं, शेप, दूसरा नेम, तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, और फोर्थ कौन से होते हैं, नोडल प्लेन। तो एक एक करके देखेंगे, आपको क्लियर होते जाएगा। जैसे मान के चलो आपको बोला जाए कि आपको एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। आपको क्या हो रहा है, एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। बड़ा सिंपल सा लेक्चर में बना रहा हूं, लेकिन आप लोग मल्टीपल टाइम इसको देख के समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो वहां पे दो केस जनरेट हो सकते हैं, कि आपका ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग या तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, आपको एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी शो कर सकता है। तो अगर मैं ऐसे ओवरलैपिंग को डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं, और मैं फर्स्ट केस, अगर मैं मान के चलो फर्स्ट केस एज्यूम कर ले रहा हूं, अगर फर्स्ट केस मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं कि आपको फर्स्ट केस की ये एसएस ओवरलैपिंग कैसा है, ये आपको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो कर रहा है। ध्यान से सुनना, एक बार टॉपिक खत्म होते जाएगा, आपको सारे टॉपिक्स में कनेक्टिविटी दिखना शुरू हो जाएगा। आपके अगर एसएस ओवरलैपिंग में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है, या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैं ओवरलैपिंग से ज्यादा मैं अगर यहाँ पे स्लाइड करके लिख दूं क्या, इंटरफेरेंस, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर शो कर रहा है, तो उस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या लिखेंगे, उसका शेप क्या लिखेंगे, उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, और उसके नोडल प्लेन क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे लिखने आने चाहिए, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान के चलो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे फर्स्ट की मान के चलो कि हमारे कोई एस ऑर्बिटल है, ये हमारे पास मान के चलो एस ऑर्बिटल है, और हम लोग को याद है किसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और मान के चलो हमारे पास ये दूसरा भी क्या है, एस ऑर्बिटल है। साइज एज्यूम करना है कि आपको सेम है, ठीक है, एज्यूम करना है साइज सेम है। तो अगर मान के चलो ये मैंने क्या करवा दिया, दोनों का ओवरलैपिंग करवा दिया, तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, शायद आप समझ रहे होगे, अगर मैं बोलूं कि ये हमारा इसका न्यूक्लियस है, मैं बोलूं कि ये आपको इसका न्यूक्लियस है, क्या अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड में, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइन पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसी केस में आपके ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो कर सकते हैं। याद है फर्स्ट डायग्राम आप लोग जो पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का एग्जांपल के साथ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं उसके बारे में बोलूं, एक सेकंड, अगर मैं इसके बारे में अगर बात करूं आपको, तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम होगा, इसका मतलब अगर ये कंस्ट्रक्टिव आपको अगर इंटरफेरेंस या ओवरलैपिंग शो करेगा, क्या आपको पता है कि इस ओवरलैपिंग जोन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था। तो देखो, अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसके ऑर्बिटल जो एक्चुअल होते हैं, जो आपके कंबाइंड हो रहे हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, तो उसका कुछ एक डिफरेंट शेप बनता है। अब वो डिफरेंट शेप
कैसे होगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं यही बोल रहा हूँ, अगर मान के चलो ये हमारे स्टार्टिंग में ये s ऑर्बिटल थे, ये भी s ऑर्बिटल था, ये s ऑर्बिटल थे, ये s ऑर्बिटल थे, जब ये दोनों ओवरलैप किए और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है तो हमारा डायग्राम ऐसा कुछ दिख रहा है। ऑब्वियस ओवरलैप ऐसे करेंगे। अगर ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो कर रहा है तो इसके पे थोड़ा सा ध्यान देना कि इसका एक्चुअल शेप कैसा बनेगा। ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस, मान के चलो ये न्यूक्लियस हमारा, ये जो पॉइंट से रिप्रेजेंट क्या हो, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। उसके बाद ये भी हमारा न्यूक्लियस, दूसरे वाले एटम। और इस केस में जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्योंकि आपके ओवरलैपिंग जोन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां से आपको बनते हुए दिखेंगे, इस तरह से आपको बनते हुए दिखेंगे। और ये हमारा कहेगा एस एस ओवरलैपिंग, हमारा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो हमारा उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। बोलो बात सही है। अब देखो इसमें क्या है, एक दो चीज ध्यान दे तो आपको शायद शेप समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आपको शेप कैसा होगा, ये आपको दिख गया। पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो पहला काम अगर हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमको आता है कि इसका नाम क्या होगा। तो देखो याद है कि एस एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा, सिग्मा की पाई, हमारा फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड। और ये किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, एस एस। तो आप इसको लिख सकते हो एस एस या फिर सिग्मा एस भी लिखोगे तो आपका काम चलेगा। और थोड़ा सा नाम स्पेसिफाई कर दो, मान के चलो ये हमारा अगर 2s ऑर्बिटल से, ये भी 2s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अच्छा बता सकते हो क्या ये आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये हमेशा कैसा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ये कैसा होगा, आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको फॉर्म कर रहा होगा। क्या आप एग्री कर रहे हो, बिल्कुल एग्री करोगे यार, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो ये नाम लिखने का तरीका है, यानी आपने अगर कभी लिख दिया कि सिग्मा 2s BMO, मतलब कि यार 2s ऑर्बिटल ओवरलैप किए होंगे, वहां से आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ होगा उसी के बारे में बात कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां तक सही है। अच्छा, दो चीज तो हमने नाम लगा लिया कि भाई शेप कैसा बना, ये हमारा शेप है, इसका नाम कैसे लिखे हैं, तो ये हमने नाम लिख लिया। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो देखो आपको एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, कि आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर मान के चलो कि CO2 का मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैंने CO2 का एग्जांपल लिया, तो देखो अगर सेंट्रल एटम से एक साइड जाओ तो आपको ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर दिख रहा होगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। अगर कार्बन के दूसरे साइड जाओ तो वहां पे भी आपको देखो कि यहाँ पे भी क्या आपको ऑक्सीजन के ही एटमॉस्फेयर दिख रहे हैं। क्या सेंट्रल एटम के दोनों साइड आपके एटमॉस्फेयर सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, आपको ये कैसा है, सिमेट्रिकल। तो अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं थोड़ा सा ये पॉइंट अगर कंसीडर करूं, यार इसके राइट साइड आओ या किसी भी साइड जाओ तो देखो आपको एटमॉस्फेयर आइडेंटिकल दोनों साइड दिख रहा है। जितने दूर पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतने दूर पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, जितने दूर पे इधर चलो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा उतने इतनी दूर चलो इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। तो चूंकि आपको दोनों साइड सेंटर से जाओ तो आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपको कैसा है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको शो करता हुआ आपको दिखेगा। ये कैसा सिमेट्री शो करता हुआ दिखेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता हुआ दिखेगा। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, एक ऐसा कंपाउंड जो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता है उसको हम लोग गिरेट के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गिरेट, GERAD। और इसको हम लोग कभी कभी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंपल G से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो G कहीं लिखा रहे इसका मतलब वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हो रहा है, तो इस केस में जो ऑर्बिटल फॉर्म है उसका काम क्या है, सिग्मा 2s। और ये कैसा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दो, G लिख दो। क्या तक सही है। तो इतना सा इंफॉर्मेशन आपने लिखा तो इसका मतलब ये इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन ये आपको बताता हुआ नजर आएगा। बोलो सही है। चलिए थोड़ा सा मैं अब स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मान के चलो कि मैं अब क्या कि आपको ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो कर रहा है। ये कैसा शो कर रहा है, SS ओवरलैपिंग, ये आपको शो कर रहा है डिस्ट्रक्टिव
ओवरलैपिंग शो करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, दोनों के बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल दिमाग पे लोड मत लो, सिर्फ सुनते चलो, कोई बहुत ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, आप सिर्फ सुनते चलना। ठीक है, अच्छा चलो भाई ये तो देख लिए। अच्छा अब मैं मान के चला कि हमारे पास कोई एस ऑर्बिटल है और ये भी हमारे पास कोई एस ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये दोनों अगर ओवरलैप किए तो ओवरलैपिंग का मैं अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे देख के। ये एक बना और दूसरा मैं फिर से बनाते रहा एक और ये मैंने दूसरा बनाया, दैट इज कहां बचा। ठीक है, तो दूसरा मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, दैट इज मान के चलो कि ये मैंने दूसरा बना दिया। ठीक है, और मैंने इसको क्या करवा दिया, ओवरलैप करवा दिया। दिखने में रिप्रेजेंटेशन सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या बताना है कि अगर ये मान के चलो कि आपको डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो कर रहा है, मान के चलो ये एस ऑर्बिटल का पॉजिटिव चार्ज ये है, तब न्यूक्लियस ये है और न्यूक्लियस ये है। अच्छा डिस्ट्रक्टिव होगा मतलब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो इसके ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कौन सा चार्ज होगा आपको, निगेटिव चार्ज होगा। किसका नंबर है भाई ये सर, ये इंटरफेरेंस वाला वीवीटी का कॉन्सेप्ट है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। एक सेकंड, ये डेमोटिक, पता नहीं किस बच्चे का मिला है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं, चलो ये हो गया। अच्छा अगर ये आपको, अगर ये ऑब्वियस है कि आपको अगर ये दोनों अपोजिट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, तो इस केस में आप अगर देखोगे तो इस केस में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इंटेंसिटी क्या होगा, आपको बहुत ही कम होगा कम। तो इस केस में ध्यान देना कि आपको इसका डायग्राम कैसा दिखेगा, ध्यान से सुनना। तो आपको अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसका मतलब इस रीजन में जो भी वेव रिजल्टेंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। उस केस में वेव का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत कम। याद है पहला डायग्राम जो पढ़ाए थे डिस्ट्रक्टिव का। तो इस केस में देखो कैसे इसका अरेंजमेंट बन जाएगा, ये न्यूक्लियस ही रहा, ये न्यूक्लियस रहा। आपको जिस रीजन में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो कर रहा है उधर साइड आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और इसके दूसरे साइड भी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे जहां पे ये आपको ओवरलैपिंग हुआ था डिस्ट्रक्टिव, वहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे नहीं, तो उस केस में वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, बहुत ही कम। तो ये हो गया आपको डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के केस में एसएस ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। अब ध्यान देना, क्या आप इसका, मुझे पहला इसमें काम क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो नाम क्या लिखेंगे, सिग्मा, क्योंकि एसएस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। ये कौन सा होता है आपको 2s। क्या इस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये है आपका एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से इंटरफेरेंस से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है आपको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ध्यान रखना अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है तो उसको लिखने के लिए हम लोग इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। तो अगर कभी सिग्मा स्टार 2s लिखोगे ना, तो इसका मतलब ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा होगा। तो उस केस में उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सर्कल कैसा हो जाएगा, जो ओवरलैपिंग जोन है वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएंगे। ठीक है, और जहां पे ओवरलैपिंग जोन नहीं है वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज इट इज दिखने को मिलेगा। सिंपल सा चीज है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा, इसका नाम क्या है। अच्छा दूसरा, इसका शेप आपको दिख गया। क्या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई नोडल प्लेन दिखेगा क्या, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक नोडल प्लेन आपको दिख रहा है, कि अगर नोडल प्लेन आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये एक ऐसा प्लेन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड 0 दिखेगा, तो यहाँ पे नोडल प्लेन आपको कितने मिलेंगे, एक मिलेंगे। यहाँ तक है। अच्छा क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा क्या, तो बात है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है, उसको हम लोग नाम देते हैं अनजीरेट देते हैं। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अनजीरेट। मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं, अनजीरेट। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, यूएन से डिनोट करते हैं।
अब बोलोगे सर अनजीरेट कैसे नहीं है? देखो कैसा है, क्यों नहीं है कि अगर आपको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप देखोगे ये अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पे था और इस पे अगर निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इसका मतलब ये न्यूक्लियस के इधर साइड कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? पॉजिटिव, और इस न्यूक्लियस के इधर साइड कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? निगेटिव। क्या आप क्या आप इस बीच वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस डाउन लेफ्ट साइड, इस बीच वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस डाउन लेफ्ट साइड और सेम डिस्टेंस डाउन राइट साइड, क्या आपको सेम कंडीशन दिख रहा है क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि एक साइड आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, एक जगह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिल रहा है, यानी ये कैसा है? आपको अनजीरेट है। जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूएनसी। बोलो बात सही है? तो आपको ये चीज जरूर समझ में आना चाहिए कि एसएस ऑर्बिटल का डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो तो आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ यार जल्दी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दैट इज पीपी ओवरलैपिंग। देखो मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि फ्लो आप लोग पकड़ लो कि क्या पढ़ना है, अदरवाइज कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप फर्स्ट बार एनकाउंटर कर रहे हो तो आपको लगेगा कि भाई ये हो क्या रहा है, अदरवाइज कुछ है नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग पीपी ओवरलैपिंग देखते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर पीपी ओवरलैपिंग हूँ तो सबसे पहले अगेन मैं देखूंगा कि हमारे पास दो होंगे। एक होगा पीपी ओवरलैपिंग तब जबकि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो कर रहा होगा। ये कब? जबकि आपको ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो करता हुआ नजर आएगा। और ध्यान से देखना, ये बहुत ही सिंपल सा चीज हो जाएगा और बहुत ही आसान से समझते हुए अब समझ में आएगा। देखो कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस है तो क्या आप बोल सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि ये अगर हमारा पी ऑर्बिटल्स है एक, अगर ये हमारा पी ऑर्बिटल्स है दूसरा, तो अगर कंस्ट्रक्टिव ओवर इंटरफेरेंस है इसका मतलब ये कौन सा चार्ज होगा? ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव है तो ये भी कौन सा होगा? नेगेटिव हो सकता है। तभी आपको देखा हो कि सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे। अब देखो ये अगर कंबाइंड होगी तो देखना क्या होगा, ध्यान देना बड़ी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट कि ये आपको क्या होगा ना कि ये दो अगर न्यूक्लियस है, अगर मैं बोलूं कि ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये भी आपका क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के पीछे चूंकि ये आपको नेगेटिव लोब्स, इसका नेगेटिव लोब्स आपके इंटरफेरेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको दिखाने के लिए ना आप छोटा लोब्स यूज कर लो, मतलब ये नेगेटिव लोब्स इसके हुए और ये नेगेटिव लोब्स इसके हुए। बोलो बात सही है? अच्छा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इंटरेक्शन हुआ होगा और इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग शो करने के लिए क्या करते हैं ना, इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से कंबाइंड होगा तो ये आपके ऑर्बिटल्स को ये आपको शो करता हुआ दिखेगा। और ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन सा होगा? पॉजिटिव 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 चार्ज का होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये क्या है? आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जबकि पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उसका डायग्राम ये होगा। जल्दी से मैं इसका नाम दिखाऊं। याद है अगर एक एक लोब्स आपके अगर कंबाइंड होते हैं कौन से बॉन्ड बनते थे? सिग्मा। चलो हमने सिग्मा पहले लिख दिया। मान के चलो अगर ये 2p है और ये भी 2p है तो इसमें इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? 2p भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों सेम ऑर्बिटल हैं तो 2p भी लिखोगे काम चल जाएगा। बात सही है? अच्छा, क्या इसके कंबाइंड होने से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग बनेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? बॉन्डिंग बीएमओ, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बोलो बात सही है? तो अगर सिग्मा 2p बीएमओ लिखना है तो उसका शेप कैसा होगा? ऐसा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि इस केस में हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर आप सेंटर से लेफ्ट साइड और राइट साइड जाओ तो देखो आइडेंटिकल आपको इसके एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री रहता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीरेड के नाम से जानते हैं। जीरेड, सॉरी जीरेड, GERAD, जीरेड के नाम से जानते हैं। बोलो सही है?
क्या आपको यहाँ पे कोई नोडल प्लेन देखने को मिल सकता है क्या? नोडल प्लेन आप इसमें अगर कोई भी प्लेन ढूंढोगे, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं दिखेगा जहां से कट करने पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको ना मिले, ठीक है? तो हर प्लेन में आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलेगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ से नोडल प्लेन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, नोडल प्लेन का यहाँ पे वैल्यू क्या है, आपको 0 है। तो नोडल प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना कोई बहुत जरूरी है, सिर्फ आप नाम और उसका शेप देखोगे तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। चलिए मैं जल्दी से यहीं पे कंक्लूड करता हूँ कि अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव अगर ओवरलैपिंग होगा, अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो उस केस में कैसा डायग्राम बनेगा? देखो यार, ये एक लोब्स और दूसरा पी का ये लोब्स, बता सकते हो डिस्ट्रक्टिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। सिंपल सा चीज है। अच्छा, अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो गए, याद है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पे बहुत ही कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो देखो ये अगर न्यूक्लियस है इस ऑर्बिटल का, ये जिसको मैंने इस क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, अगर ये क्रॉस उसका है तो आपको इधर वाला लोब्स क्या होगा, ये नेगेटिव, और अगर ये न्यूक्लियस है क्रॉस वाला, इसके इधर का लोब्स आपके कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। बात सही है। अच्छा, ये दोनों अगर लोब्स डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके लोब्स को हम लोग एक छोटे से दिखाएंगे, छोटे से लोब से दिखा सकते हैं। तो ये इसका नोटेशन होगा। ऑब्वियसली ये छोटा लोब कौन सा होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। बात सही है। तो आपको क्या मैं इसका नाम लिखना शुरू करूं? याद है एसपीपी, अगर एक एक लोब्स आपके अगर इंटरेक्ट होते थे तो कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो चूंकि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है तो ये एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। और आपको बताया था एंटी बॉन्डिंग के लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, ये अगर 2p ऑर्बिटल्स है, ये भी 2p ऑर्बिटल्स है, तो इसको हम लोग किसका नाम देंगे, सिग्मा स्टार 2p, ये दे देंगे। चलो बात समझ, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट से अगर लेफ्ट चलूं और राइट चलूं कहीं भी, तो आपको देखो आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर नहीं दिख रहा है, एक साइड नेगेटिव दिख रहा है, एक साइड पॉजिटिव दिख रहा है। तो यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कैसा होगा, अनजीरेड कंपाउंड है, या फिर स्पीसीज है, या फिर ऑर्बिटल्स है। अच्छा, क्या यहाँ पे नोडल प्लेन है? बिल्कुल है। अगर आप ये लाइन खींच दो तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेंगे नहीं, यानी यहाँ पे नोडल प्लेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, नोडल प्लेन और जीरेड अनजीरेड पढ़ना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ नाम और शेप अगर देखोगे तो आपके लिए काफी हो जाएगा। यहाँ तक सही। चलिए, अब मैं आपको एक बस 2 और बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कब, जबकि एस और पी ओवरलैपिंग होगा। मैं धीरे धीरे नहीं, अब जल्दी जल्दी मैं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगले 5 मिनट में ये सारा चीज खत्म करना है। अब मैं एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का देख रहा हूं। तो पहला एज्यूम कर रहा हूं कौन सा, आपका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या फिर इंटरफेरेंस, पहला ये मेथड देख रहा हूं। अब ध्यान से देखना, ये आपके एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये आपके पी। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्टिव है, इसका मतलब अगर यहाँ का सराउंड का पॉजिटिव अगर वेव होगा, तो इसका मतलब ये भी वेव कैसा होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। तो देखो अब इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा। तो अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा इस दोनों में, तो ऑब्वियस है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और वहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेंगे तो देखना कैसा दिखेगा, ये न्यूक्लियस पहले वाले इधर वाले एटम का, और अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है तो देखना यहाँ पे कैसा आपको शक्ल दिखेगा इसका। ये आपको दूसरे वाले ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, दैट इज ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये तो आ गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गए, और इसके इधर साइड तो कोई ओवरलैपिंग हुआ नहीं है। मतलब इस न्यूक्लियस के अगर आप देखोगे इधर साइड क्या है, ये आपके छोटे लोब होंगे। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एसपी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं अगर थोड़ा सा इसको डायग्राम के साथ कलरफुल बना दूं, मतलब इस रीजन में क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुए होंगे, बड़े होंगे। अच्छा, अगर मेरा वीडियो दिख रहा होगा तो अलग बात है, अगर वीडियो नहीं दिखेगा तो कोशिश करो मेरा लैंग्वेज सुन के आप लोग समझने का। यहाँ तक सही है। चलिए, तो अब अगर मैं इसका नाम लिखूं, क्या बता सकते हो एसपी के कितने लोब्स आपके ओवरलैप करे, एक एक लोब, यानी एक चीज यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है कि एंटी बॉन्डिंग? तो बॉन्डिंग है तो इसमें स्टार स्टार नहीं लगाना है, या तो प्लेन छोड़ दो या फिर क्या लिख दो ऊपर में कॉर्नर पे बीएमओ,
ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये मान के चलो 2s है और ये अगर ऑर्बिटल 2p है, तो यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज 2s 2p। क्यों? क्योंकि आपके अगर आइडेंटिकल ऑर्बिटल होते तो एक ही लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन चूंकि अलग अलग ऑर्बिटल है तो आपको दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। बोलो सही है? अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे देखूंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा 2s 2p डीएमओ का आपको स्टेप कैसा देखने को मिलेगा। बोलो बात सही है? अब देखो, यहाँ पे नोडल प्लेन होगा क्या? नहीं, यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होंगे? जीरो होंगे, शायद आप ऑब्जर्व कर भी सकते हो। ठीक है, नोडल प्लेन यहाँ पे क्या होंगे? जीरो होंगे। अब ये आपको कैसा नेचर में होगा? गिरेड नेचर में। ये कैसा होगा? नेचर में गिरेड, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। यहाँ तक सही है? तो अब देखो, शायद आपको वीडियो हो सकता है मेरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप डायग्राम से ध्यान दो और वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है। ठीक है, मैं इसीलिए कंप्लीट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरा हेडिंग लिख के बता रहा हूँ, जैसे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ठीक है, बस इतना सा ध्यान देखते चलो, जितना सा बोल रहा हूँ, जो कहाँ तक ये मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रक्टिव में क्या बता सकते हैं, इसका शेप कैसा बनेगा? अगर ये न्यूक्लियस है s ऑर्बिटल का, ये मान के चलो 2s है, और ये अगर मैं बोलूं कि ये आपके 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके कौन से ऑर्बिटल हैं? 2p। तो अगर मैं बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पॉजिटिव हाफ है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव के लिए ये कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव। ये कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अगर ये तो ओवरलैप होंगे, समझ रहे हो कि इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही कम होंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये अगर न्यूक्लियस s ऑर्बिटल वाले का है, तो इसका मतलब ये इधर क्या हो जाएगा? इधर आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, ये अगर न्यूक्लियस आपको p ऑर्बिटल्स का है, इसका मतलब इधर आपके कौन से होंगे? बहुत ही बड़े पॉजिटिव चार्ज होंगे। और इसके बीच में ये आपके कौन से होंगे? छोटे पार्ट कौन से होंगे? ये निगेटिव होगा। रीजन है कि आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से क्या होगा? कम हुआ होगा। तो इसका नाम हम लोग क्या देखें? देखो, कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे? क्योंकि एक एक लोब आपको दोनों का इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ बनेगा सिग्मा। ऑब्वियसली स्टार तो होगा नहीं, सॉरी, स्टार होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? स्टार लिखेंगे। अच्छा, कौन से ऑर्बिटल है? 2s एंड 2p है। तो ये हो गया इस ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम, और ये हो गया उसका शेप। बोलो सही है? अच्छा, आप तो बच्चा इसको बता देगा इसमें नोडल प्लेन कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं। कितने नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक नोडल प्लेन यहाँ पे एग्जिस्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक सही है? तो इस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अच्छा, मैं अब जल्दी से एक और टर्म पे आ रहा हूँ, एक और टर्म पे मैं आ रहा हूँ, जो मुझे दूसरा बताना है, और मैं कलर चेंज करके इसको बता रहा हूँ, दैट इज पीपी ओवरलैपिंग। दैट इज पीपी ओवरलैपिंग। अब आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग पेज पलटना शुरू कर दोगे कि सर पीपी तो पहले पढ़ा चुके हो यार, ठीक ना, फिर से काहे को फोकट में टाइम, फिर से काहे को फोकट में टाइम पास उस केस में हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, भाई पीपी ओवरलैपिंग से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही नहीं फॉर्म हो सकते हैं, पाई भी बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि पीपी ओवरलैपिंग से अगर हम लोग पाई बॉन्ड फॉर्म करवा रहे हैं, तो पहला केस हम लोग लेके चल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। पहला कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, अगर ये p ऑर्बिटल्स है, अगर मैं मान के चलूं कि इसको कंबाइन करूं मैं दूसरे p ऑर्बिटल से, अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाना है, तो इसका मतलब इसके ऊपर मुझे चार्ज कौन सा लगाना पड़ेगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। और इस केस में अगर ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होंगे, तो ध्यान देना कैसा बनेगा? ये दोनों न्यूक्लियस जो आपको है, ऊपर में भी आपको बहुत अच्छे से इंटरफेरेंस हो रहा होगा, बहुत ही अच्छे से इंटरफेरेंस, और नीचे के रीजन में भी बहुत ही अच्छे से इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और इस तरह से इनके बीच में यहाँ पे बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको बनता हुआ यहाँ पे, ये आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको नीचे बनता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से अगर मैं इसका नाम थोड़ा सा देना शुरू करूं, अगर मैं इसका थोड़ा सा नाम दूं, तो बता सकते हो कि ये कितने लोब्स इंटरेक्ट हो रहे हैं? दो लोब्स हर ऑर्बिटल के, तो यानी क्या बनेगा? पाई
बात हमारी, अगर ये 2p ऑर्बिटल्स है, ये भी 2p ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे कौन से बनेंगे, pi 2p। क्या ये बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब ये कैसा होगा, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को हम लोग सिंपल एज इट इज लिखवाते हैं। बोलो बात सही है, यहाँ तक सही है। चलिए, तो यहाँ तक अगर आपको ये सही है, अगर यहाँ तक आपको ये सही है, तो हम लोग अब आगे देखना चाहते हैं कि जब इसका कैसा हो, आपको डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा, तो इस केस में इसका शेप कैसा होगा, उसका नाम कैसा होगा। याद रखना, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप लोग को हायर क्लास में पढ़ना है, तो अभी पढ़ोगे, नहीं भी तो चलेगा, सिर्फ आप डायग्राम पे ध्यान दो। तो देखो, मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा एक पी ऑर्बिटल्स है और ये भी हमारा एक पी ऑर्बिटल्स है, दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं। चलो ठीक है, अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव शो करना है, इसका मतलब अगर ये नेगेटिव होगा तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिव, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव, यही होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आपको स्ट्रक्चर बड़ा काम का चीज देखने को आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इन दोनों को कंबाइन करने से, इन दोनों को अगर कंबाइन करूं, ठीक है, तो इसको रिजल्टेंट आपको क्या दिखेगा, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। क्या आपको ऊपर में अगर ये दोनों कंबाइंड होंगे, इसका मतलब इसके लोब्स का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, आपको इसके लोब्स का वैल्यू भी कम होता जाएगा। मतलब जितना सा पार्ट ये दोनों का कंबाइंड होगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो इसका ये लोब्स है, ये समझने में बहुतों को दिक्कत होता है, और मैं थोड़ा सा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करके आपको ताकि समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको ना थोड़ा नजदीक बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आएगी, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको अलग ही कलर यूज कर लेता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस दूसरा है, और मान के चलो कि ये इतना सा पार्ट आपको क्या हुआ, एक दूसरे से ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया। क्या समझ रहे हो? तो देखो, अगर ये आपके जोनर आपको इंटरफेयर जोन एक दूसरे का है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, इस लोब्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होंगे, तो इसका रिजल्टेंट देखो कैसा दिखेगा, ये न्यूक्लियस पहले वाले का। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा लोब बचा रहेगा इधर का, क्योंकि बाकी सारे लोब्स क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण कम हो जाएंगे। यहाँ पे कैसा दिखा होगा, इसका ये लोब्स दिखेगा। उसी तरह से बाजू वाले न्यूक्लियस का कैसा दिखेगा, ये वाला लोब्स इधर का दिखेगा, और इधर वाला कैसा दिखेगा, ऐसा लोब्स दिखेगा। क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है, ये जो रीजन दिख रहा है, ये दोनों रीजन का तो वैल्यू एकदम नल होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, गैप दिखेगा, और ये तो पूरा एज इट इज बचा हुआ है, ये भी रीजन बचा हुआ है, ये भी रीजन, तो ये दोनों रीजन ये हो गए। ये भी रीजन बचा हुआ है ओवरलैपिंग से, ये भी रीजन ओवरलैपिंग से बना है, तो ये दोनों रीजन बचे रह गए। क्या समझ रहे हो? तो क्या मैं इसका नाम अगर लिखूंगा, तो सबसे पहले पाई तो लिखूंगा। अगर ये मान के चलो 2p है, ये 2p है, तो मैं क्या लिख दिया, 2p लिख दिया, या फिर 2p ही डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या बोल सकते हो, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करेगा एंटी बॉन्डिंग, तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग में आपको बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, स्टार। बात समझ। क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर देखोगे, तो ये आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल रहा हूँ, नोडल प्लेन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे नोडल प्लेन क्या हो रहा है, आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, तो ये आपको इस ऑर्बिटल का क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही क्रूशियल चीज है, ये जितना लाइटली आप लोगे या फिर उतना ही नुकसानदायक होगा। आपने बहुत चीज पढ़ लिया भाई, कि आपको अगर कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो आज का लेक्चर बहुत ही क्रूशियल है, ठीक ना, कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, उसका नाम कैसा होगा। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन, नोडल प्लेन निकालना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको किस कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा, उसका नाम क्या होगा, ये लिखने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इतना सा पढ़ लो। मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगा, दैट इज नेसेसिटी कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग। तो मैं आपको हेडिंग लिख ही दे रहा हूं, जो कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करना है, दैट इज कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग, दैट इज कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं तो एक वीडियो और अपलोड करूंगा, तो आपका हेडिंग पे क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये कल तक आ जाएगा। तो अभी आप लोग पढ़ो, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, ओके।